नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास सी 10 दिसंबर में जो आपका एग्जाम होना है हिंदी पेडागोजी की, ठीक है। तो आज हमारी क्लास नंबर 10वीं है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपने 9 क्लास देख ली होगी पीछे। और अगर नहीं देखे हैं तो आप वो पीछे की जो 9 क्लासेस हैं उसे जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप अब से मतलब मैंने पीछे जो 9 क्लास रखी है और ये 10वीं है, अगर आप 10 क्लास हिंदी की देख लेते हैं तो आपका क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। मतलब कि अब तक जो समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने फुल एक्सप्लेन कर करके आपको समझाया है। तो अगर आप 10 क्लासेस देख लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब हम करने में सक्षम है। हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आप क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको बता दिए ही और आप क्लासेस सब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला हमारा प्रश्न क्या है उसे देखेंगे। पहला प्रश्न है कि बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए? जुड़ाव, समरसता, समरूपता या फिर अलगाव। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जुड़ाव, समरसता, समरूपता में, तो अगर हम ऑप्शन तीसरा देखते हैं, समरूपता, ये कैसे होगा? सिर्फ बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की भाषा और घर के आसपास पड़ोसी हैं तो उनकी भाषा, क्योंकि बच्चे पर तो घर का प्रभाव भी पड़ेगा, पड़ोस का भी प्रभाव पड़ेगा और स्कूल का तो पड़ेगा ही। तो ये जो आपका स्कूल, घर, पड़ोस की भाषा जो होती है उसमें क्या होना चाहिए? समरूपता, मतलब एक समान रहना चाहिए ताकि बच्चा उसको समझने में उसे आसानी होगी। अब समरूपता का अर्थ क्या है? कि समान रूप या प्रारूप वाली, अर्थात एक समान होनी चाहिए वो भाषा। ठीक है, तो स्कूल, घर, आसपास की भाषाओं में क्या होना चाहिए? समानता होनी चाहिए। ठीक, उससे क्या होगा? तो बच्चे के ज्ञान वर्धन में आसानी होगी, बच्चा ज्ञान को अच्छे तरीके से ले पाएगा, उसे सारी चीजों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आपका समरूपता सही हो जाता है। चलेंगे अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ मतलब पुस्तक है और उसके बाद उसमें एक पाठ जो है क्या है? एकांकी है। तो एकांकी के रूप में आप क्या करेंगे? जैसे जो पाठ एकांकी है, तो आप टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों से किस तरीके से एकांकी को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? ये चीज पूछ रहा है। तो देखिए, आप एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगे। देखिए उनको याद क्यों करवाना है संवाद? उन्हें थोड़ी करना है। अब देखिए, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे, ये भी नहीं होगा। हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे या फिर शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़ने के बाद इसका क्या करवाएंगे? मंचन करवाएंगे। तो देखिए इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका सी होगा। ऑप्शन सी होगा कि हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। अब इससे आप समझिएगा, जैसे देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तक है, उसमें अगर एकांकी है तो आप एज अ टीचर आप क्या करेंगे? हाव भाव के साथ पढ़ाएंगे। कैसे? जैसे एकांकी में क्या होता है कि दृश्य श्रव्य विधा होती है, मतलब देखने की और सुनने की, इसमें विधा होगी। हम देखेंगे, सुनेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? तो उसका हाव भाव करेंगे, हाव भाव के साथ जब एकांकी को पढ़ेंगे तो उसका क्या होगा? हमें मूल भाव पता चलेगा, उसके मूल भाव प्रकट होने लगेंगे। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ये कहना है कि लिखना और पढ़ना, मतलब लिखने एवं पढ़ने के सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे बढ़िया है?
तो ऑप्शन पढ़ेंगे पहला, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, या फिर दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, या ऑप्शन चौथा है कि लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंध है। देखिए अगर ऑप्शन चौथे की बात करते हैं हम, ऑप्शन चौथा हमारा आता है, ये देखिए सही होता है कि लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ये कैसे होगा, जब कोई बच्चा है, अक्षरों को जब वो पहचानता है, उसके बाद वो लिखने के अभ्यास के द्वारा उसे क्या करेगा, उसे सीखने में वो आत्मसात करेगा। अगर वो अक्षर को पहचान रहा है तो वो लिखेगा, लिखने की कोशिश करेगा, अभ्यास करेगा, तो उसे वो क्या होगा, आ जाएगा। क्योंकि लिखना और पढ़ना जो है ये अंतर संबंधित होने के ही कारण जो है, ये क्या होता है, लिखना जिसे आता है उसे पढ़ना भी जरूर आ जाता है, ठीक है, अभ्यास के द्वारा, ठीक है। और जिसे पढ़ना आता है उसे लिखना भी आ जाता है, ठीक है। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलेंगे हम क्या, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा होता है कि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, या फिर भाषा की परीक्षा, या फिर अभिव्यक्ति, या फिर शिक्षक का रवैया। तो देखिए आपका द्वितीय भाषा सीखने में अगर बात करते हैं कि हमें दूसरी भाषा कोई सीखनी है, तो उसके संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण हम किसे देंगे, सबसे कम महत्व किसे देंगे। तो देखिए शिक्षक का रवैया तो देखिए होना चाहिए अच्छा। अगर देखिए हम अगर दूसरी भाषा सीख रहे हैं और टीचर हमें वो सीखने के लिए हमें अवसर नहीं दे रहा है, या फिर हमें टोक रहा है, रोक रहा है, हमें डांटता है, तो वो चीजें क्या होगा, बच्चे के लिए निगेटिव साबित हो जाएंगी। तो ये आपका सही है, ठीक है। अभिवृत्ति भाषा की परीक्षा, इसकी परीक्षा लेना भी जरूरी है, लेकिन अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन ये जरूरी थोड़ी है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है कि अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। अब बाहर आप कोई सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वहां पे आपके अभिभावक तो होंगे नहीं, जरूरी तो है नहीं कि उनसे प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये आपका हो जाता है सही, ठीक है, इसे सबसे कम महत्व देंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि पद्य गद्य और नाटक हमारी डॉट डॉट संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। तो अब ये देखिए जो डॉट डॉट में इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें सटीक क्या बैठेगा इसे हम देखेंगे, ठीक है। कि पद्य गद्य और नाटक हमारी भाषिक सौंदर्यात्मक, देखिए ये भाषिक है, भाषिक अलग है क्योंकि दोनों में हमें अलग अलग फिल करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि पद्य गद्य और नाटक हमारी क्या होगा, सांस्कृतिक, ठीक है। ये क्या होगा, सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करती है। भाषिक को तो संवेदना नहीं होगा ना, भाषिक सांस्कृतिक और साहित्यिक, देखिए यहाँ पे दो है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, ये भौतिकता से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसलिए इसे हम गलत कर देंगे। फिर क्या होता है कि पद्य गद्य और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को भी समृद्ध करते हैं। यही आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाता है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो इसमें क्या होने होगा कि कोई एक भाषा, ठीक है, कोई एक भाषा, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट रहेगा, कोई एक भाषा मतलब क्या लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई एक भाषा जो है एक लिपियों में लिखी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तीन है, सीमित है, सभी है, एक है। तो ये आपका ऑप्शन चौथा वहां पे फिल हो जाएगा कि कोई एक भाषा एक लिपि या फिर लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, ठीक है। ये आपका एकदम सही हो जाएगा कि कोई एक भाषा एक लिपि में लिखी जा सकती है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। और चलिए कि हम बात करेंगे अगले प्रश्न की।
वाणी और लेखन में वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डॉट डॉट स्तर पर देखी जाती है और डॉट डॉट होती है। देखिए वाणी और लेखन में मूल अंतर क्या है? वाणी मतलब हमें बोलना और लेखन मतलब लिखने की बात यहाँ पर होती है। तो देखिए वाणी और लेखन में मूल अंतर क्या है कि जो है लिखित भाषा क्या होती है? सचेतन। क्या होती है? लिखित भाषा क्या होती है? सचेतन। सचेतन क्योंकि चेतन सचेतन के साथ होती है। ठीक है, लिखित भाषा चेतन के साथ चेतन सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध कालबद्ध मतलब कि हम अगर लिखते हैं तो एकदम चेतना के साथ लिखेंगे और कालबद्ध मतलब एकदम सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए, और देखिए कालबद्ध होता है तो यहाँ पे अचेतन है तो ये हमारा गलत हो जाता है। अचेतन है अचेतन दोनों गलत होगा। चेतन और स्वाभाविक रूप से तो नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि अगर भाषा की क्लास है, लैंग्वेज क्लास है, तो उसमें समावेशी वातावरण का निर्माण करना होगा। तो ऑप्शन देखेंगे कि सबसे जरूरी इसमें क्या है। बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूरी किया जाए। देखिए बच्चों की सभी आवश्यकता को पूरी तो नहीं की जा सकती है समावेशी कक्षा में। ठीक है, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए या फिर बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए या फिर बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। देखिए ये आपका जो ऑप्शन चौथा होता है, क्या है हमारा कि आपका चौथा होता है कि बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। यही आपका ऑप्शन चौथा सही होगा क्योंकि यहाँ पे समावेशी वातावरण का निर्माण मतलब ये समावेशी मतलब सारी चीजों को अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषाओं को पढ़ाया जाए। इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो हमारा चौथा जो है ऑप्शन एकदम सही बैठता है। ठीक है, कि विविध भाषा समावेशी मतलब ही है कि अलग अलग चीजों को समावेश एक ही में समावेश कर दिया जाए। तो विविध 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 भाषाओं को पढ़ाया जाए एक ही क्लास में, उसी समावेशी वातावरण का निर्माण होगा। ठीक, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे ज्यादा संबंध किससे है? तो हिंदी के व्याकरणिक की व्यवस्था को जानने से। देखिए क्या है हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। तो देखिए हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, हिंदी की नहीं नहीं हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने के लिए इसे हम एक बार होल्ड रखेंगे। ठीक है, फिर आता है सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता। अनिवार्यता ये नहीं हो पाएगा हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से तो ये भी नहीं हो पाएगा। पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। देखिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होता है। तो मतलब हमने बोल रखा था पहले को कि हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से तो ये हमारा सही होता है। अगर बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर में चला जाता है तो वो व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से सबसे ज्यादा ये संबंध रखेगा। ओके, चलेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डॉट डॉट का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी नियमित करता है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है। मतलब कि मिलेंगे हम क्या इसमें संप्रेषण कला संस्कृति या फिर सौंदर्य बोध। तो इसका देखिए क्या होगा कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित क्या माध्यम ये संप्रेषण का माध्यम होगा। ठीक है, संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करता है। ये आप
बहुत अच्छी, देखिए ये सारी चीजें कितना सही बोला है कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम बन नहीं है। मतलब ये नहीं कि भाषा आ गई और हम बस बातचीत कर ले रहे हैं, बस किसी के लिए नहीं है, बल्कि क्या होता है उससे हमारी सोच को भी निर्मित करती है, हमारी सोच भी ये निर्मित करती है। ओके, चलेंगे अगले प्रश्न पर। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? पूनम नाम की एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट को जब पढ़ाती है तो उस टाइम दृश्य श्रव्य मतलब कि देखने वाली चीजें, जैसे आपका मैप हो गया और आप डिजिटल बोर्ड है उस पे बहुत सारे चित्र दिखा रही है, श्रव्य सुनने वाली चीजों को प्रयोग में ला रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? वो कक्षा के सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, या फिर सभी बच्चों का मनोरंजन करती है, या सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, या फिर सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संरेखित करती है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन पहला है ये सही होता है कि बहुत सारे बच्चे, इसमें वह कक्षा के सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। मतलब क्या होगा कि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें देख के चीजें समझ में आती हैं बहुत ज्यादा, और बहुत से बच्चे हैं जो सुन के अच्छे से सुनने को उनको मिल गया तो भी वो समझ जाते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखते हुए ये प्रयोग में लाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा देखेंगे, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, या फिर भाषा प्रयोग क्षमता, या फिर व्याकरण की जानकारी। देखिए कक्षा 8 के बच्चे का सतत आकलन करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि भाषा प्रयोग की क्षमता क्या है, वो भाषा प्रयोग कि उसकी कितनी क्षमता है, किस तरीके से वो चीजों को कर पा रहा है। ठीक है, क्या होगा कि जब लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा, इन सब चीजों का कोई इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। ठीक है, चलो पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? तो देखिए ये विचार, अगर समाज की बात आ गई, सामाजिक बात आती है तो वहां कौन आता है? वाइगोत्स्की चर्चा आती है। कौन है? वाइगोत्स्की जी आ जाते हैं। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, तो यह विचार किसका है? वाइगोत्स्की जी का है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, जब बच्चा भाषा को अर्जित कर रहा है, एक्वायर्ड कर रहा है, तो उस स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? अब देखिए बच्चे कभी कोई त्रुटि नहीं करते, ये तो एकदम गलत हो जाता है। अधिकतर त्रुटियां करते हैं। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भाषा के नियमों को, हाँ ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं बच्चे? ग्रहण करते हैं। ये आपका सही है। ठीक है, क्योंकि एक बार भाषा के नियमों को जब वो कंठस्थ कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? वो अपने लिखने और बोलने के रूप में उसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भाषा के नियम अर्थात व्याकरण भाषा को वो क्या करते हैं? अर्जित बनाते हैं, परिमार्जित बनाते हैं। ओके, चलो अब चलेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। ओके, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वो बार बार अटकता है, तो यह संभवतः किससे ग्रसित है? ये क्वेश्चन मैंने शायद पीछे भी करवा दिया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये हर एक बार सीटेट में आता है, पढ़ते संबंधित, लिखते संबंधित। ठीक है, ये सारी चीजें ये बहुत बार आती है। तो इसे पढ़ने की अगर दिक्कत हो रही है तो डिसलेक्सिया से वो ग्रसित है। ठीक है, लिखने की बात अगर कर देगा तो डिस्ग्राफिया से आ जाता है। ओके, तो दोस्तों आपकी क्लास होती है यहाँ पर समाप्त। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा।
चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके। और पीछे जितनी भी क्लासेस हो गई है आप प्लीज उसको जाके देखिए क्योंकि बहुत यूजफुल होने वाली है। जितनी क्लासेस हमने डाला है अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। शुक्रिया।